अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर को। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के हम कॉसेस पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, मैनिफेस्टेशन, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आइए गर्ड को पढ़ें। गर्ड क्या होते हैं? बेसिकली हमारे मैदे के अंदर स्पेशल मसल्स होते हैं, यानी कि मैदे का वो हिस्सा जो एसोफेगस के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ पर स्पिंक्टर मसल्स होते हैं जिसे हम लोअर एसोफिजियल स्पिंक्टर मसल्स कहते हैं। इस स्पिंक्टर मसल्स की ख़राबी की वजह से एसोफेगस की ओपनिंग और क्लोजिंग में प्रॉब्लम हो जाते हैं और इसके जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स नहीं होते, और जिसकी वजह से मैदे के अंदर जो कंटेंट होता है, मैदे के अंदर जो एसिड होता है और इसके अलावा फूड होता है या फ्लूइड होते हैं, वो बैक फ्लो होते हैं, यानी वो दोबारा मुंह की तरफ एसोफेगस के ज़रिए रिफ्लक्स हो जाए। इस डिजीज़ को हम कहते हैं गैस्ट्रो एसोफिजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर आल्सो नोन एज एसिड रिफ्लक्स। इसे हम एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं और ये लॉन्ग टर्म कंडीशन है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म कंडीशन से मुराद ये है कि ये जो डिसऑर्डर है ये काफ़ी देर तक पाया जाता है, काफ़ी महीनों तक ये पाया जाता है। इसमें ये होता है कि स्टमक का जो कंटेंट होता है, स्टमक का जो फ्लूइड होता है, स्टमक का जो मटेरियल होता है, वो एसोफेगस की तरफ वापस आता है, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हैं जो कि उसकी कॉजेज़ बहुत ज़्यादा हैं, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अहम चीज़ ये है कि इसमें स्टमक का जो कंटेंट होते हैं और स्टमक के एसिड होते हैं, वो मुंह की तरफ एसोफेगस के ज़रिए दोबारा रिफ्लक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्रामेटिकली जो स्पिंक्टर ओपनिंग होती है एसोफेगस की, जिसे हम लोअर एसोफिजियल स्पिंक्टर, ये क्या कर रहे होते हैं, ये रिफ्लक्स के लिए अलाउ करते हैं, यानी कि एसोफेगस स्पिंक्टर मसल्स ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टमक का कंटेंट होता है वो वापस एसोफेगस के ज़रिए मुंह की तरफ इसकी बैक फ्लो पॉसिबल हो जाती है। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह स्पिंक्टर मसल्स की ख़राबी होती है। स्पिंक्टर मसल्स को क्लोज़ होना होता है, लेकिन स्पिंक्टर मसल्स जो है ख़राब हो जाते हैं एनी पॉजिटिव एजेंट की वजह से, जिसकी वजह से ये स्पिंक्टर मसल्स प्रॉपरली क्लोज नहीं होते और यहाँ पर जो स्टमक का कंटेंट होता है, स्टमक के जो एसिड होते हैं, वो दोबारा एसोफेगस के ज़रिए मुंह की तरफ वापस आते हैं और इसे हम गर्ड कहते हैं। इसके कॉजेज़ में ओबेसिटी शामिल है। ओबेसिटी के अलावा हाइटल हार्निया। हाइटल हार्निया वो हार्निया है जब हमारे मैदे का ऊपर वाला कार्डिक एंड, यानी कि हमारे मैदे का आधा हिस्सा चेस्ट यानी कि छाती की तरफ मूव कर जाए, इसे हम हाइटल हार्निया कहते हैं। और ये भी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के कॉजेज़ में शामिल है। तीसरे नंबर पर प्रेगनेंसी है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हैं और डिलेड स्टमक एम्प्टिंग, यानी कि देर तक मैदे को खाली रखना है। स्मोकिंग भी इसमें शामिल है और लार्ज मील्स यानी कि ज़्यादा मिकदार में खाना और रात को देर तक खाना, ये भी कॉसेज़ में शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे फूड जो फैटी हो और जो हॉट स्पाइसी, और इसके अलावा जंक फूड हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये तमाम तर एसोफिजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के कॉसेज़ में शामिल है। अल्कोहल, कॉफ़ी, स्मोकिंग और इसके अलावा ऐसे मेडिकेशन जो पेन रिलीवर हो, जैसे कि एस्पिरिन, ये क्या करते हैं, ये हमारे स्टमक के वॉल्स को जो है ख़राब कर देते हैं और स्टमक के वॉल के अंदर जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से एसोफेगस जो है वो प्रॉपर वे में क्लोज नहीं होता और मैदे का जो मटेरियल होता है, मैदे का जो एसिड होते हैं और फूड होते हैं, वो वापस जो है एंटी पेरिस्टालसिस के ज़रिए हमारे एसोफेगस में वापस रिफ्लक्स होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में देखें तो पैथोफिजियोलॉजी में जो लोअर एसोफिजियल स्पिंक्टर होते हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं एनी पॉजिटिव एजेंट की वजह से। तो इसकी वजह से जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो ये प्रॉपर वे में बंद नहीं होते, और जब ये बंद नहीं होंगे तो एसोफेगस के ज़रिए मैदे से एसोफेगस के ज़रिए मैदे का जो मटेरियल होगा वो बैक फ्लो होगा मुंह के ज़रिए, और इससे कॉजेज़ होगी हार्ट बर्न, और इसे हम कहते हैं गैस्ट्रो एसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़। मैनिफेस्टेशन क्या है? बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जो चेस्ट है, जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं, सीने की जलन, ये होगी। बेसिकली मैदे के एसिड जो है ये एसोफेगस के ज़रिए रिफ्लक्स होते हैं और एसोफेगस जो ये हमारे चेस्ट के नीचे यानी कि थोरेसिक कैविटी में होता है, और इसकी वजह से जब एसिड ऊपर आते हैं तो इससे हार्ट बर्न होता है। दूसरे नंबर पर चेस्ट पेन होगा, डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, यानी कि खाना निगलने में दुश्वारी होगी। और इसके अलावा चौथे नंबर पर जो है फूड और लिक्विड जो हैं वो वापस आएंगे, डकारे भी आएगी मुंह की तरफ। और इसके अलावा हमारे थ्रोट में जो है पेन महसूस होगा, और नाइट टाइम अगर रात के वक्त रिफ्लेक्स होगा तो इसके साथ साथ मज़ीद जो सिम्टम्स हैं, मज़ीद मैनिफेस्टेशन हैं वो एसोसिएट होंगे, जैसे कि क्रोनिक कफ,
लैरिंजाइटिस और इसके अलावा एज़मा और डिसरप्टेड स्लीप, ये तमाम तर लेट नाइट एसोफेगस के सिम्टम्स हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, यानी कि लाइफस्टाइल को जो है हेल्थी रखना है, प्रॉपर एक्सरसाइज, हेल्थी फूड्स, अवॉइडिंग फ्रॉम स्मोकिंग और अल्कोहल। इसके अलावा ऐसे मेडिसिन लेने चाहिए जो गैस्ट्रिक एसिड यानी कि जो गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन को स्टॉप करे, जिसे हम एंटासिड कहते हैं। और अहम चीज़ डाइट पर फोकस करनी चाहिए। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट में एक तरीका कार है, एक आला है जिसे हम लेप्रोस्कोपिक एंटी रिफ्लक्स सर्जरी कहते हैं, इसे नेजन फंडोप्लिकेशन भी कहते हैं। ये एक किस्म का सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें जो एसोफिगल मसल्स जो ख़राब होते हैं, जो प्रॉपर वे में क्लोज नहीं होते, उसको रिमूव किए जाते हैं ताकि गर्ड की डिसऑर्डर जो है इससे रिकवर हो जाए। तो सर्जरी जो है, सर्जरी एक प्रोसीजर है जिसे हम फंडोप्लिकेशन कहते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि जो लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर जो है उसको रिक्रिएट करे ताकि ये रिफ्लक्स को स्टॉप करे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो स्टिचिंग मौजूद है, यहाँ से जो लोअर एसोफिगस स्फिंक्टर थे जो ख़राब हो चुके थे कॉजेटिव एजेंट की वजह से, उसको रिमूव किया गया है और इसके करीब जो स्फिंक्टर मसल्स थे उसको स्टिच किया गया है ताकि अब दोबारा यहाँ पे बैक फ्लो ना हो जाए, एसोफिगस जो है, एसोफिगस की जो कंट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है ये मेंटेन रहे। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ गर्ड, नर्सिंग इंटरवेंशन में नर्सिस जो हैं पेशेंट की स्ट्रिक्ट इनपुट और आउटपुट को देखेंगे कि पेशेंट कितना इनपुट ले रहा है, कितने फ्लूइड ले रहा है और कितना आउटपुट दे रहा है। इसके अलावा हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है, पानी की मिकदार को मेंटेन रखना है। पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए कि वो कम मिकदार में खाना खाए लेकिन उस खाने में हाई कैलोरीज और हाई प्रोटीन मौजूद हो। इसके अलावा जो स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स यानी वक्फे से कम कम मिकदार में खाना जो है ये पॉसिबल करेगा रिफ्लेक्स से जो है रिकवरी में, और इसके साथ साथ ये आसानी के साथ डाइजेस्ट होगा। और इसके बाद अपराइट पोजीशन यानी कि खाने से 2 घंटे, यानी कि जब खाना खाया तो कम से कम 2 घंटे सीधा बैठना होगा ताकि एसिड रिफ्लक्स ना हो जाए। और जब खाना खाएं और सोने की तरफ जाए तो सरहाने को बुलंद रखेंगे ताकि एसिड रिफ्लक्स में मुश्किलात ना हो, यानी कि एसिड रिफ्लक्स को जो है यहाँ पे प्रिवेंट करे। 3 घंटे कबल खाने से 3 घंटे कबल सोने से पहले आपने खाना खाना है, इससे भी एसोफिजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के चांसेस कम हो जाते हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल को प्रॉपर वे में रखना है, लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू रिकवर फ्रॉम गर्ड। इसके अलावा एडमिनिस्टर्ड एंटासिड्स एज ऑर्डर बाय डॉक्टर, एंटासिड वो दवाई है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको एडमिनिस्टर करने हैं। और अल्कोहल, टी, कॉफ़ी और चॉकलेट्स इसको खाने से परहेज़ किया जाए। पेशेंट को अपराइट पोजीशन प्रोवाइड किया जाए और इसके साथ साथ पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट दिया जाए ताकि वो एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ना जाए। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होगा, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, यानी कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो कम होगा, बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुकाबले में कम होगा। इसके अलावा पेशेंट जो है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इरिटेशन ऑफ द एसोफिगस, एसोफिगस के अंदर जो बैक फ्लो होती है उसको वजह से पेशेंट जो है कंप्लेन करेगा कि चेस्ट पेन, यानी कि चेस्ट पेन की कंप्लेन करेगा। और इसके अलावा रिफ्लेक्स में जो है पेन बहुत ज़्यादा होगा, सर्जरी के बाद भी पेन होगा, ये नर्सिंग डायग्नोसिस में शामिल है। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी हाइटल आयरनिया।